आज जो हम लोग मेन चीज समझने वाले हैं वो है चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, नॉट अबाउट रिलीजियस ट्रस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है ना? द पॉइंट इज, चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम कैसे निकालनी है, चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम किस तरह से निकालनी है, उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ। ठीक है ना? सबसे पहली कैलकुलेशन लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। अब इनकम की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो थोड़ा ध्यान से और ढंग से समझना। सबसे पहले सबसे पहले नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड, ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कॉर्पस। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस incidental to मेन ऑब्जेक्ट। तो देखो, इसके बाद में इसके बाद में मेन चीज आती है अनोनिमस डोनेशन। अनोनिमस डोनेशन, अनोनिमस डोनेशन कितने ऐड होंगे? अनोनिमस डोनेशन यहां पे कितने ऐड होते हैं? 5% ऑफ टोटल डोनेशन। टोटल डोनेशन जितने भी हैं, टोटल डोनेशन उन सबका 5%। जितने भी आपको टोटल डोनेशंस मिले हैं उन सबका कितना लेना है? 5%। ठीक है, अब टोटल डोनेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है? टोटल डोनेशन का मीनिंग क्या है? अनोनिमस, अनोनिमस के अंदर, अनोनिमस के अंदर
वॉलेंट्री प्लस कॉर्पस दोनों प्लस अदर नॉन anonymous voluntary donation. इन शॉर्ट अनोनिमस के अंदर वॉलेंट्री और कॉर्पस दोनों लेते हैं, बट नॉन अनोनिमस के अंदर केवल वॉलेंट्री लेते हैं, कॉर्पस नहीं लेते हैं. आई रिपीट माई वर्ड्स. अनोनिमस के अंदर जो जो गुप्त दान होते हैं उसके अंदर वॉलेंट्री प्लस कॉर्पस दोनों लेते हैं, बट जो नॉन अनोनिमस है उसके अंदर केवल वॉलेंट्री लेते हैं, कॉर्पस नहीं लेते हैं. ओके, तो 5% ऑफ टोटल डोनेशन और ₹1 lakh, whichever is higher. ठीक है, तो देखो इनकम में क्या क्या आया. नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज हेल्ड, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन एक्सेप्ट कॉर्पस, ये सारे नॉन अनोनिमस हुए. ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट, फिर अनोनिमस डोनेशन में से कितना ऐड होगा, 5% ऑफ टोटल डोनेशन. 5% ऑफ टोटल डोनेशन, और टोटल डोनेशन का मतलब होता है अनोनिमस प्लस नॉन अनोनिमस. पर अनोनिमस के अंदर वॉलेंट्री प्लस कॉर्पस दोनों लेते हैं, बट नॉन अनोनिमस के अंदर केवल वॉलेंट्री लेते हैं, केवल और केवल क्या लेते हैं, वॉलेंट्री. और ₹1 lakh विच एवर इज हायर वो आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, विच एवर इज हायर, इसको ढंग से पढ़ लो एक बार. ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा आपके टोटल इनकम. इसके बाद में आ जाएगी आपके टोटल इनकम या टोटल रिसिप्ट. टोटल इनकम, फिर इसमें से लेस करेंगे, लेस अलाउबल एक्सपेंसेस. अब कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउबल है, तो देखो सबसे पहले तो स्टैच्यूटरी डिडक्शन. स्टैच्यूटरी डिडक्शन कितनी मिलेगी, एट द रेट ऑफ 15% ऑफ टोटल इनकम. ठीक है, फिर आप लोगों ने जो डोनेशन दिया है, डोनेशन टू अदर चैरिटेबल ट्रस्ट, आप लोगों ने जो डोनेशन दिया है, आप लोगों ने अपने हाथ से जो डोनेशन दिया है वो. ठीक है, और इसके अंदर भी चलो, फिर नेक्स्ट अमाउंट स्पेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस in India, then in India.
ठीक है। इसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, orphan home, old age home, etc. ठीक है। और जनरली दिस विल बी योर टैक्सेबल इनकम। ठीक है। इसके बाद में एक नोट का ध्यान रखना है। तो देखो द पॉइंट इज, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो सुनना, कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। सबसे पहले इनकम जोड़ लो, इनकम क्या क्या है। तो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज हेल्ड, तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, डोनेशंस, इनकम फ्रॉम बिजनेस इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट, अनोनिमस मतलब अज्ञात या गुप्त दान। गुप्त दान कितने लेना है, टोटल डोनेशन का 5% और 1,00,000 रुपीज विच एवर इज हायर, ये आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। उसमें से 15% तो कंपल्सरी स्टैट्यूटरी डिडक्शन देनी ही है, फिर जो आपने खर्चे किए हैं। डोनेशन टू अदर चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेप्ट कॉर्पस, जैसे कॉर्पस ऐड नहीं हुआ वैसे कॉर्पस लेस भी नहीं होगा। फिर अमाउंट स्पेंड फॉर चैरिटेबल पर्पस ओनली इन इंडिया, केवल इंडिया के अंदर। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, ऑर्फन होम, ओल्ड एज होम वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट, एक बार इसको रीड आउट करो फटाफट से, 1 मिनट लगेगा आप लोगों को, फटाफट से इसको रीड आउट करो। चलिए तो आगे नेक्स्ट, अब 2-3 नोट है जो ध्यान रखने आप लोगों को। नोट नंबर 1, ठीक है, इनकम अप्लाइड फॉर या सिंपली याद रख लो, अप्लाइड इनकम कभी भी बात ध्यान से सुनना, जो आपकी अप्लाइड इनकम होती है, जो आपकी अप्लाइड इनकम होती है वो कभी भी टोटल इनकम माइनस 15%, मतलब एग्जाम्पल से अगर समझाऊं, आप लोगों की टोटल इनकम थी 100 रुपए, उसमें से स्टेचुरी डिडक्शन 15%, मतलब 15 रुपए तो मिलना तय है, वो तो श्योरली मिलेगी। बची कितनी, 85।
ठीक है, तो जो अप्लाइड इनकम है वो मैक्सिमम मैक्सिमम 85 ही हो सकती है, 85 से ज्यादा नहीं हो सकती है। जो अप्लाइड इनकम है वो मैक्सिमम 85 ही हो सकती है, 85 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो फिर नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, अगर ट्रस्ट ने अगर ट्रस्ट ने अनरियलाइज्ड इनकम को अप्लाई करने के लिए सुनना, ट्रस्ट ने अनरियलाइज इनकम को अप्लाई करने के लिए एक्सटेंशन ऑब्टेन कर लिया है, तो क्या करना है? करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑब्टेन कर लिया है तो उससे ट्रस्ट अप्लाई करेगी। सुनना, यहाँ से बस अप्लाई कर लिया है तो क्या करना है? जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम आई थी, मतलब आपको टैक्सेबल इनकम तो एज इट इज निकालनी ही है। ठीक है, लेस कर दो अनरियलाइज्ड अमाउंट फॉर विच एक्सटेंशन obtained। तो ये हो गई आपकी टैक्सेबल इनकम। इसका क्या करना है? इसका क्या करेंगे? इसका क्या हो जाएगा देखो, अनरियलाइज्ड अमाउंट अनरियलाइज्ड अमाउंट एक्सटेंशन वाली, उसमें से लेस कर देंगे अप्लाइड इनकम इन एक्सटेंशन पीरियड, और बचा हुआ हो जाएगा टैक्सेबल ना। ये दो नोट है, दो नोट आपको ध्यान रखनी जरूरी है, तो सुनना। एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान रखो, बाकी सब जान दो। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उन चीजों को ध्यान रख लो, बाकी सब जान दो चलेगा। ठीक है, तो सुनना, एक तो इसका ध्यान रखो, मतलब 100 रुपए की इनकम है, उसमें से 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन देना तो कंपलसरी है, देनी ही देनी है। अब जो इनकम अप्लाई करनी है उसको खर्चों के लिए, खर्चों के लिए जो इनकम अप्लाई करनी है, यूज में लेनी है, वो कितनी हो सकती है? 85 रुपए हो सकती है, 85 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, और अगर 85 से ज्यादा है तब भी हम लोग लेस कितना करेंगे? 85। गोइंग विथ एन एग्जाम्पल,
ये देखो, ये एक एग्जांपल आप लोगों के सामने है, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे तो सुनो, सबसे पहले कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, चलो ठीक है सर। केस वन, इनकम अदर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगी, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ऐड हो जाएगी। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हमेशा ऐड होता है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इन द कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट, कॉर्पस ऐड होगा या नहीं होगा? कॉर्पस ऐड होगा या नहीं होगा? यस और नो? कॉर्पस ऐड होगा या नहीं होगा? नहीं ऐड होगा। ठीक है, फिर इनकम अप्लाइड फॉर विच ट्रस्ट इज क्रिएटेड, इनकम अप्लाइड दे रखी। चलो तो पहले हम लोग लेते हैं इनकम अप्लाइड का मतलब एक तरह से होता है खर्चे ही होता है। आप लोगों ने आपके जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी है 15,000 रुपए, और उसमें से आपने इनकम अप्लाइड कर दी जिस पर्पज से आप जॉब कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? खर्चे ही होता है। डोंट टेक इन अदर वे। इनकम अप्लाइड का मतलब होता है इनकम कहाँ अप्लाई करोगे आप लोग, बेसिक वे में देखो, ज्यादा ओवर मत सोचो। इनकम कहाँ अप्लाई करोगे आप लोग? ऑब्वियसली यार, मैं इनकम कहाँ अप्लाई करूंगा? खर्चों के लिए करूंगा ना, इनकम और कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ? ऐसा तो नहीं नोट क्या भेजा बना के उड़ा दूंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूंगा ना मैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं एक ही एक चीज करूंगा, और वो ये है कि मैं उस इनकम को खर्चों के लिए अप्लाई करूंगा। मतलब इनकम अप्लाइड का एक मीनिंग, इनकम अप्लाइड का एक मीनिंग खर्चे ही है। आई बात समझ में? इनकम अप्लाइड का एक मीनिंग खर्चे ही है। ठीक है, चलो तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? चलो अगर मैं यहाँ पर ले लूं, टोटल इनकम इस पॉइंट के अंदर कितनी होगी? 4 और 1 5 लाख। अभी मैंने बोला स्टैंड, जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टेचुरी डिडक्शन है, वो 15% तो देनी देनी कंपलसरी है। और किसकी देते हैं 15%? टोटल इनकम की। तो 5 लाख का 15%, 75,000, कितने बच गए हमारे पास में? 4,25,000। तो जो इनकम अप्लाइड, जो खर्चे हैं, वो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? इनकम अप्लाइड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वेल डन अर्चना, अभी मैंने नोट समझाया था। टोटल इनकम में से 15% लेस करने के बाद जो ये इनकम बचती है, उतने ही आप खर्चे कर सकते हो, उससे ज्यादा खर्चे नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स आप यहाँ पे इनकम अप्लाइड कितनी दे रखी? 4.5 लाख, 4.5 लाख, बट मैक्सिमम कितने ले सकते हो? 4,25,000। चलो पॉइंट नंबर सेकंड लेते हैं। केस नंबर सेकंड, इनकम अदर देन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख ऐड होंगे, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होगा, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इन कॉर्पस इसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो टोटल इनकम हो गई 5,80,000। 5,80,000 का 15%, 87,000, लेस करने पर आ जाएगा 4,93,000। इनकम अप्लाइड एक्सपेंसेस कितने दे रखे? 493। बची हुई इनकम कितनी है? 493। तो मैं खर्चे कितने कर सकता हूँ? मैक्सिमम खर्चे कितने कर सकता हूँ मैं? 4,93,000। चलो लास्ट वाले पॉइंट पर आ जाते हैं।
वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मिले 15 लाख के, सॉरी, इनकम अदर देन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन 15 लाख, वॉलेंट्री 2 लाख, ये लेने ही नहीं है, 17 लाख की टोटल इनकम हो गई। 17 लाख में से 15% डिडक्शन मिल जाएगी 2,55,000 की, तो ये आ गए आपके 14,45,000। ठीक है, तो अब इनकम अप्लाइड आपको दे रखी है 2 लाख, और मेरे पास पैसे बचे हैं 14,45,000। तो मैं यहाँ लेस कितने करूंगा, 2 लाख या 14,45,000 पूरे, 2 लाख या 14,45,000 पूरे। ऑब्वियसली 2 लाख। वेल डन अभिनव, अब समझ में आया, इन दोनों में से जो भी कम होगा। ओके डन, ठीक है। तो देखो ये रहा। ओके, नेक्स्ट जो नोट नंबर सेकंड लिखा था, चलो यार, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नोट था, अगर अगर ट्रस्ट ने अनरियलाइज्ड इनकम को अप्लाई करने के लिए एक्सटेंशन ऑब्टेन कर लिया है, तो क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम माइनस अनरियलाइज्ड इनकम फॉर विच एक्सटेंशन ऑब्टेन्ड, बट फिर वही चीज है, टैक्सेबल इनकम, ये ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मतलब आप टैक्सेबल इनकम से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं ले सकते हो। टैक्सेबल इनकम 100, अगर टैक्सेबल इनकम 100 रुपए है, तो आप मैक्सिमम एक्सटेंशन 100 रुपए का ले सकते हो। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने का ले सकते हो, 100 रुपए का। चलो एक क्वेश्चन का आंसर देना, आपकी टैक्सेबल इनकम है 120 की, आपने एक्सटेंशन ऑब्टेन कर लिया है 130 का, तो मैं मैक्सिमम लेस कितने कर सकता हूँ, मैं मैक्सिमम कितनी अमाउंट लेस कर सकता हूँ, वेल डन, 120। कभी भी टैक्सेबल इनकम से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। चलो ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, जो भी अनरियलाइज्ड अमाउंट है वो जब रियलाइज्ड होगी तो उस एक्सटेंशन पीरियड मैंने जितने रुपए खर्च किए हैं वो लेस हो जाएंगे, बाकी टैक्सेबल। चलो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। चलो सुनना, चलो यहीं से देख लेते हैं। तो सुनो, पॉइंट बोल रहा है तो देखो, बांगर चैरिटेबल ट्रस्ट हैज अर्न इनकम ऑफ 70 lakhs during the previous year 1920. He applied the income of rupees 15 lakhs during the previous year 1920 and also applied before due date under section 139(1) for determining of applicable of income 32 lakh and 45 lakh। केस 2 दे रखे, चलो हम लोग केस 1 को फोकस कर रहे हैं, केस 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केस 1 पे फोकस करते हैं। as such income has not been received, that means ये कौन सी अमाउंट हो गई, अनरियलाइज्ड, और ये जो फॉर्म है वो एक्सटेंशन फॉर्म है एक्चुअली। वो कौन सा फॉर्म है, एक्सटेंशन फॉर्म। आपके भी जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर यही फॉर्म दे रखा है एक्चुअली, ठीक है।
तो ये एक्सटेंशन का फॉर्म है, तो इसने एक्सटेंशन फॉर्म भर के उसके लिए इसने एक्सटेंशन ले ली, कितने रुपए के लिए एक्सटेंशन ली है, 32 लाख रुपए के लिए। ठीक है सर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 such income is received and applied as under। ठीक है, तो 22-23 में 12 लाख, 23-24 में 24 लाख और 24-25 के अंदर 9 लाख। अब समझना कैलकुलेशन का पॉइंट, मैंने केवल केस 1 लिया है, केस 2 को भूल जाओ अभी। तो देखो मेरी अर्न इनकम कितनी, इनकम अर्न कितने 70 लाख की है। सबसे पहले मैं क्या दूं, चलो बताओ फटाफट से बताना, फास्ट करना थोड़ा सा। सबसे पहले मैं क्या दे दूंगा, सबसे पहले क्या दे देंगे हम लोग, इनकम में से सबसे पहले दे देंगे स्टैट्यूटरी डिडक्शन एट द रेट ऑफ 15%। वेल डन अभिनव। तो 17 15 105 10.5 बचेंगे कितने 59.5। फिर इसने इनकम अप्लाई कितनी की है, देखो क्वेश्चन में इनकम अप्लाइड कितनी की है 15 लाख रुपए की, लेस अप्लाइड कितनी की है 15 लाख, बचे कितने 44.5। फिर ये हमारे जनरली क्या हो गई टैक्सेबल, बट एक्सटेंशन कितने रुपए का ले लिया इसने, एक्सटेंशन कितने रुपए का लिया केस 1 के अंदर 32 लाख रुपए, नॉट येट बीन रिसीव्ड, नहीं रिसीव, इसको मतलब मैं क्या बोलूंगा अनरियलाइज्ड बोलूंगा ना, बेसिक बात है ये। तो अनरियलाइज्ड कितने रुपए हैं 32 लाख और 12.5 हो जाएंगे टैक्सेबल। कब टैक्सेबल हो जाएंगे, टैक्सेबल कब हो जाएंगे 1920 में। अब इस बंदे ने एक्सटेंशन कितने का लिया था, एक्सटेंशन कितने रुपए का लिया था 32 लाख का, कब मिला 22-23 में। एक्सटेंशन की अमाउंट कब मिली है 22-23 के अंदर। अब खर्चे लेस कैसे होते हैं समझना मेरी बात को। एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था अमाउंट स्पेंट इन एक्सटेंशन पीरियड, इसने 3 चीजें खर्च की 12 लाख 11 लाख और 9 लाख। तो भाई अनरियलाइज अमाउंट कितनी थी, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 22-23 में, तो अनरियलाइज अमाउंट कितनी थी 32 लाख। क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि मैं अमाउंट कितनी लेस करूँ एक्सटेंशन पीरियड में। तो ये बात ध्यान रखना, जिस ईयर में अमाउंट रिसीव हुई है और उसके अगले वाले साल की, जिस ईयर में अमाउंट रिसीव हुई है वो प्लस उसका अगला वाला साल, केवल 2 ही चीज ध्यान रखते हैं, वही एक्सटेंशन पीरियड होता है। एक्सटेंशन पीरियड क्या होता है, एक्सटेंशन पीरियड क्या होता है और कुछ नहीं, जिस साल वो इनकम मिली है वो प्लस उसके अगले वाला साल। तो यहाँ पे एक्सटेंशन पीरियड कौन सा होगा, केवल ये दोनों 12 और 11 23 लाख, तो लेस अप्लाइड 23 लाख कितने बच जाएंगे 9 लाख। तो चलो तो देखना क्वेश्चन में, देखो 70 लाख 10.5 लाख की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी, 15 लाख रुपए खर्च किए लेस किए, 44.5 बचे, 32 लाख को एक्सटेंशन पीरियड का लेस कर दिया, 12.5 लाख टैक्सेबल हो गए। फिर 24-25 के अंदर एक्सटेंशन कितने का मिला था 32 लाख का, अमाउंट पेड बिफोर 31 मार्च 2024। ठीक है, तो कितने हो गए 23 लाख के और इनकम कितने आ गई 9 लाख। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड केस के अंदर क्या हो जाएगा, सेकंड केस में अगर बात की जाए सेकंड केस की, तो देखो सेकंड केस के अंदर अमाउंट कितनी है 45 लाख और जो टैक्सेबल डेट है उससे पहले कितने खर्च कर दिए ये 2 अमाउंट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 45 लाख इसका ध्यान रखना है ना। तो देखो 70 लाख, 70 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन यदि बची हुई अमाउंट अप्लाइड इनकम लेस कर दी 44.5 बचे हैं। एक्सटेंशन कितने मांगा था 45 लाख का, बट मैं टैक्सेबल इनकम से ज्यादा नहीं दे सकता, तो मैंने उतना एक्सटेंशन दे दिया। तो जितना एक्सटेंशन मिला वो अमाउंट एज इट इज नीचे आ गई और उन 2 सालों में जो अमाउंट लेस खर्च की वो लेस कर दी, बची हुई टैक्सेबल। ठीक है, तो एक बार इस फॉर्मेट को वापस देखना, कल मैं एमकॉम की बुक से क्वेश्चन करा के कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिनिश।
15 मिनट के अंदर अंदर हम लोग कॉस्टिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम।